अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, एक है फिज़िकल डेवलपमेंट और एक है मोरल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप इनिशियल पेजेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें एक तरह से आपका दोबारा रिवाइज हो रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट वो चेंजेस होती हैं जो बर्थ से लेकर डेथ तक आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब कोई चेंज ऐसा होता है जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाता है, और कोई चेंज ऐसा होता है जो आपकी बॉडी में डिक्लाइन लेकर आता है, यानी कि आप अपने जिस्म में अच्छा चेंज भी एक्सपीरियंस करते हैं और बुरा चेंज भी। जैसे जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो सेल्स हैं वो उस तरह से डिवाइड नहीं होते, न्यू सेल्स जनरेट नहीं होते, तो वहाँ पे फिर आपकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो वैसे जब हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ये होता है कि जब आपका पहला सेल मदर की बॉडी में बनता है तब से लेके पैदाइश, और पैदाइश से लेके मौत तक, यानी कि सारी ड्यूरेशन डेवलपमेंट में कवर की जाती है। इसके अलावा जब हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो इसमें हम दो तरह के चेंजेस को स्टडी करते हैं, एक क्वालिटी चेंज और एक क्वांटिटी में चेंज। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, उर्दू में कैफियती और कीमती लिहाज से जो भी तब्दीलियाँ होती हैं हम उनको स्टडी करते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके होंगे, हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। कैफियती तब्दीली से मुराद ये होता है कि जो आपकी क्वालिटी में चेंज आते हैं, और कीमती जो आपकी मिकदार में, क्वांटिटी में चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट में क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, आपकी हाइट का बढ़ना, इंचेस में बढ़ना, आपके वेट का ग्राम्स किलोग्राम्स में बढ़ना, दिस इज़ द चेंज इन क्वांटिटी। ये कीमती तब्दीली ली जाती है। और कैफियती तब्दीली से मुराद क्या है, वो तब्दीलियाँ जो जिसमें आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जैसे एक बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो वो उस टाइम पे ना चल सकता है ना बैठ सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखते हैं कि बच्चा जो है पहले वो बैठना शुरू करता है, नेक होल्डिंग आती है, फिर वो बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो खड़ा होना भी, क्रॉल करना शुरू करता है, फिर वो सपोर्ट के साथ खड़ा होता है, फिर वो सपोर्ट के साथ चलना शुरू करता है, फिर वो इंडिपेंडेंट चलता है। तो ये उसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि उसके जो मसल्स डेवलप कर रहे हैं, उन मसल से वो काम कैसा लेता है, किस क्वालिटी का काम वो उनसे लेता है, ये कैफियती तब्दीली होती है। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी बच्चे का कद, वज़न, या जो भी उसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, फिजिकल मूवमेंट्स हैं, इसकी हरकत है, वो किस तरह से बढ़ रही है। कुछ बच्चों में ये तब्दीलियाँ ज़रा वाज़ेह होती हैं, नुमायाँ नज़र आती हैं, कुछ में ज़रा अगर स्लो भी हो सकती हैं, डिले भी हो सकता है। हम अपने बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट का आइडिया उनकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में परसेप्शन से भी लगा सकते हैं कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उससे भी पता चल सकता है कि उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है। जैसे जो डेप्थ परसेप्शन है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि आप कितना परसीव कर पा रहे हैं कि आपसे और अगली जो चीज़ है उससे आपका उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या रिएक्शन देना, किसी भी चीज़ के जवाब में रिएक्शन देना, तो ये जो परसेप्शन और रिएक्शन देना होता है, जवाब देना होता है या अदराक करना होता है, इसको भी हम फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जैसे आप माहौल में चलते फिरते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ आपसे कितने फ़ासले पर है, या आपने किस चीज़ से फ़ासला रखना है, या आपने किस चीज़ को फ़िज़िकली, अगर आपने किसी चीज़ का पे रिएक्शन देना है तो आपने कैसे देना है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होगी तो ही आप अपने इन्वायरमेंट में इजीली मूव कर सकेंगे। बाकी आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसको बर्थ से लेके डेथ तक हम इसको डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को डिफरेंट चैप्टर्स में इसको पढ़ते हैं। कबल पैदाइश का अलग डेवलपमेंट होती है, पैदाइश की, शीर खारगी, बचपन, लड़कपन, बलोगत, बालिग हो जाना, और फिर वहाँ से बुढ़ापे तक। ये डिफरेंट अदवार होते हैं, स्टेजेस होते हैं। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें पढ़ी होगी पहले इस चैप्टर में, कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह से बच्चे के पास दो सोर्सेज होते हैं डेवलपमेंट के लिए। एक उसके जेनेटिक्स में क्या है, यानी कि फितरी तौर पर उसके पास क्या है, और एक वो अपने माहौल से सीखेगा क्या
तो इन दोनों के कनेक्शन से ही डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। सिर्फ जीन सफिशिएंट नहीं है और सिर्फ इन्वायरमेंट भी सफिशिएंट नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसके जीन्स में ये आया कि उसकी 6 फीट हाइट होगी, लेकिन वह गरीब घराने में पैदा होता है, वहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि उसको प्रॉपर दूध नहीं मिलता, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। हालांकि जीन्स में आता है उसकी 6 फीट हाइट होगी, लेकिन वो 6 फीट की हाइट तक नहीं पहुँच पाता। रीज़न क्या है कि उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसको प्रॉपर नर्चर नहीं किया गया। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो एक अमीर घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसके जीन्स में आया कि उसकी हाइट 5'5" होगी। अब आप उसको जितना मर्ज़ी अच्छे से नर्चर कर लें, जितना अच्छी मर्ज़ी उसकी खुराक कर लें, लेकिन वो 5'5" से आगे नहीं जाएगा। तो सिर्फ जीन्स या सिर्फ इन्वायरमेंट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आपको दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। और जो नशोनुमा की जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं, उसमें एक फ़िज़िकल आती है जिस्मानी नशोनुमा, एक वकूफ़ी होती है और एक समाजी। तो ये तीनों जो हैं आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और थेरी है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का ताल्लुक़, इखलाकी नशोनुमा का ताल्लुक़ आपकी वकूफ़ी नशोनुमा के साथ है, क्योंकि वकूफ़ी नशोनुमा की वजह से ही आपकी इखलाकी नशोनुमा होती है। क्योंकि इखलाकियत का ताल्लुक़ भी आपकी सोच से है, आपकी फ़िक्र से है, रीज़निंग से है, आप चीज़ों को किस तरह से जज करते हैं, आप इंसाफ को कैसे देखते हैं। तो ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ वकूफ़ से है। तो अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ साथ ही आपकी फिर मोरल डेवलपमेंट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले है तो फिर आपकी मोरल डेवलपमेंट में भी डिले आएगा या आ सकता है। अब यहाँ पे जो थेरी है वो कोलबर्ग की थेरी है। कोलबर्ग ने जो थेरी दी उसमें उसने तर्ज़ फ़िक्र की बात की, तर्ज़ अमल की नहीं। यानी कि आप किसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उसने उस पे बात नहीं की। उसने ये सोचा, इस चीज़ पे उसने बात की कि आप किसी भी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं। यानी कि इखलाकी तर्ज़ फ़िक्र के ऊपर उसकी तवज्जो थी, इखलाकी तर्ज़ अमल पे नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक सिचुएशन दी जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और आपसे पूछा जाए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप जो भी जवाब देंगे, हो सकता है जब रियल लाइफ में आप सिमिलर सिचुएशन एक्सपीरियंस करें तो आप डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करें। तो ये तज़ाद आ सकता है। हम एक सिचुएशन को इमेजिन करके हाइपोथेटिकली देखते हैं तो हम चीज़ों को और तरह से देखते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आप उस चीज़ से सामना करते हैं तो आपका जो अमल आपकी सोच से बरक्स हो सकता है, उल्टा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा वैसा ही आप कर भी पाएँ। तो इसलिए कोलबर्ग ने तर्ज़ अमल पे नहीं, यानी कि आप क्या आप करेंगे क्या, उस पर उसने बात नहीं की, बल्कि उसने इस पर बात की कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी वो सोच कैसे डेवलप होती है। मोरल डेवलपमेंट जो है उसमें आपकी सोच कैसे डेवलप होती है, आप कैसे डिसाइड कर इस स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं कि आपके लिए इंसाफ क्या है, आपने लॉस को ओबे करना है। क्योंकि यही मॉरल वैल्यूज़ होती हैं ना, अखलाकियत यही होती हैं, एथिकल होती हैं, लीगल होती हैं, कुछ यूनिवर्सल होती हैं। यानी कि एथिकल ये कि अखलाकी तौर पे आपने कैसे बिहेव करना, आपने इंसाफ कैसे करना, आपने सच बोलना, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, आपने इंसाफ करना, आपने इक्वालिटी की बात करनी है, आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, लॉज को ओबे करना है, चाहे वो नेशनल लॉज हो, इंटरनेशनल लॉज हो, ठीक है, जो भी इसमें सब कुछ आ जाता है। इसके बाद मॉरल डेवलपमेंट का मतलब भी यही होता है कि मॉरल डेवलपमेंट की आखिरी जो स्टेज होती है उस मतलब आप वो क्या कहती है, या मैं अगर आपसे इस तरह से कहूँ कि इखलाकी नशोनुमा में हम क्या स्टडी करते हैं, या हम इसमें कहाँ तक इंडिविजुअल की जो मॉरल रीजनिंग है उसको देखते हैं, वो हम यहाँ तक देखते हैं जब वो इंसाफ की उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाए कि जस्टिस क्या होता है, तब तक वो डेवलप करता रहता है। एक सवालनामा भी बनाया हुआ है कोलबर्ग ने, उसमें उसने कुछ सवाल दिए हैं, वो यहाँ पे सैंपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। उसमें भी उसने तर्ज़ फ़िक्र की बात की कि आपकी सोच क्या होगी अगर आप इस तरह की सिचुएशन है आपके सामने। मसलन एक आदमी जो अपनी करीबुल मर्ग बीवी के लिए दवाई ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता, क्या उसे चोरी करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेनी चाहिए? ठीक है, तो वो आपसे सिर्फ आपकी सोच पूछ रहा है। क्या एक डॉक्टर को मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को तकलीफ़ से निजात देने के लिए मर्सी किलिंग दे देनी चाहिए? मर्सी किलिंग इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में मर्सी किलिंग होती है। यानी कि जब पेशेंट बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी के, तो वो एक कोर्ट में अपील करते हैं, जो फैमिली होती है पेशेंट की, कि जो हमारा मरीज़ है बहुत मुश्किल में है, तो आप
मर्सी किलिंग की इजाज़त दें। मर्सी किलिंग यानी कि रहम खा के मौत देना, यानी कि जैसे आप ये समझ लें, इसके ऊपर फिल्म्स भी बनी हुई हैं कि उसमें फिर डॉक्टर जो है वो इंड्यूस कर देते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं, ऐसे इंजेक्शन उनको लगाते हैं जिससे उनकी फ़ौरन मौत हो जाती है। कोलबर्ग का ख्याल है कि बच्चे जब तक अपनी बलोगत की उम्र को नहीं पहुंचते वो मोरल रीजनिंग का दर्जा हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी जो चौथी स्टेज है, जो आखिरी स्टेज है, उसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। जो मोरल डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ में हम उन चीज़ों से डील करें जो जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है, जिनकी तस्वीर नहीं बन सकती, आपने इमेजिन करके सोचना होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे कि जो इखलाकी नशोनुमा होती है या जो इखलाकियात का तस्वुर पैदा होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट उन चीज़ों को कहते हैं जो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इमेजिन कर, वो चीज़ आपके सामने नहीं और आप इमेजिन करके बताएं आपके मुताबिक इसका जवाब क्या होगा। कॉन्क्रीट क्या होता है? वो चीज़ मौजूद है, आपके सामने है, या आप उसको अगर इमेजिन भी करें तो उसकी एक तस्वीर आपके जहन में बन रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ उसमें आती हैं। तो जब तक आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होगी आपकी मोरल रीजनिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का, ताकि आपको यहीं पर समझ आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप इमेजिन करें एक कार, अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें एक कार को, तो आप कर सकते हैं, आपके जहन में कार बन जाएगी, येलो कार, रेड कार, ब्लू कार, किसी भी शेप में, किसी भी कंपनी की। अब अगर मैं आपसे को इमेजिन करें जस्टिस, इंसाफ, तो आपके जहन में कोई पिक्चर बनती है? नहीं बनती ना। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनको हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, वो जिनको आपने इमेजिन, जो आपके सामने मौजूद नहीं है, जिनकी कोई तस्वीरें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप सिचुएशन को इमेजिन करके अपना एक जवाब देते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जब तक आपकी वकूफ़ी नशोनुमा जो आपने पियाजे की पढ़ी थी उसमें जब तक आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आप जो मोरल डेवलपमेंट के जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्योंकि मोरल डेवलपमेंट का जो हाईएस्ट लेवल है उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीज़ों को इमेजिन करके सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको मैं थोड़ा और डिटेल से बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है या मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे बात जो स्टार्ट की थी वो ये थी कि कुछ लोग कभी भी मोरल वैल्यूज़ के बारे में जो एक सोच डेवलप करनी होती है, एक इंसाइट, एक समझ बूझ डेवलप करनी होती है, इस्तदलाल डेवलप करना होता है, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। बाकी है कि बच्चों की जहाँ तक बात है, वो उनकी इखलाकी नशोनुमा जो है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ तरबियत का भी है। ठीक है, घर से माहौल क्या मिल रहा है। और ये भी कोलबर्ग ने कहा कि बच्चे एक अच्छा फ़ैसला, इखलाकी फ़ैसला इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो वो ये महसूस नहीं कर सकते कि अगर वो सिचुएशन में होंगे तो वो उस सिचुएशन को किस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो वो इस लेवल, अभी तक उनकी वकूफ़ी नशोनुमा इस लेवल 3 तक की नहीं होती कि वो ये इमेजिन करके बता सकें कि वो सिचुएशन में होंगे तो वो क्या करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट है ये कॉन्सेप्ट मोरल डेवलपमेंट का। इसमें जो स्टेजेस दी हैं कोलबर्ग ने, वो 3 स्टेजेस हैं। हर स्टेज के आगे फर्दर 2 स्टेजेस हैं, कबल इखलाकी सतह, रस्मी इखलाकी सतह और ख़ुद से तस्लीम करदा इखलाकियात की सतह। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मोरल डेवलपमेंट को मैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों कह रही हूँ। सबसे पहली स्टेज जो प्री कन्वेंशनल होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है 4 से 10 साल तक का 4 साल से पहले तो बच्चे की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। 4 साल से 10 साल की ये स्टेज होती है और उसमें जो आप बच्चे को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू सिखाया जाता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि उनका पर्सनल कोई सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग तो नहीं होता अभी तक।
ठीक है, वो मज़हब के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, वो इस ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है कि किस चीज़ पे उनको शाबाश देनी है, किस चीज़ पे उनको स्नब करना है, मना करना है, ये बाहर से ही कोई पर्सन जैसे कोई टीचर, कोई पेरेंट कंट्रोल कर रहा होता है। जो दूसरी स्टेज है वो कन्वेंशनल होती है, यानी कि पहली स्टेज में बच्चे को जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मिले उसकी बेस पर वो एक मोरल उसकी डेवलपमेंट हो रही है। जो दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल, उसमें जो इंडिविजुअल होता है, ये 10 से 13 साल तक की उम्र की स्टेज होती है। उसमें आप जिस भी ग्रुप से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसके नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, लॉज को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, ओबे करना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी की आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएं, आप वो बन के दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस स्टेज तक आप वो कर रहे होते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जो थर्ड स्टेज है वो है 13 साल से बालिग होने तक, यानी कि 18 साल तक। इसमें क्या, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो मैं जिसको समझाने के लिए मैंने बात शुरू की थी कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डेवलपमेंट होती है। जैसे पियाजे की आपने थ्योरी पढ़ी, उसमें जो 4 स्टेज है उसमें आपने जाके पढ़ा कि एंड पे जाके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है इंडिविजुअल की, यानी कि जो चीज़ें मौजूद नहीं उनके बारे में सोच के वो सोच सकता है उनके बारे में, जो चीज़ें जवाब। जैसे आप देखें छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, अगर आपने कभी देखी हो नर्सरी KG क्लास 1 में, उसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। उन्होंने 3 एप्पल्स बनाए होंगे और 2 एप्पल्स बनाए होंगे और लिखा होगा कि काउंट देम, ठीक है, 3 + 2 = 5, ठीक है, 3 और 2 मिले तो 5 बनते हैं। ये क्या है, ये कॉन्क्रीट लेवल की थिंकिंग है, बच्चे के सामने मौजूद है, वो काउंट कर रहा है और वो जवाब लिखता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं कि 3 3s क्या होते हैं, तो आप फ़ौरन बताएंगे 9। आपके सामने तो नहीं है ना, लेकिन आपने कैसे बताया, आपने अपने माइंड में इमेजिन करके मुझे जवाब दिया 3 3s 9 होते हैं। अब किसी किसी बच्चे ने क्या किया होगा, 3 + 3 + 3 किया है, किसी ने याद किया हुआ रट्टा लगाया हुआ 3 3s 9, किसी ने जल्दी जल्दी 3 3 3 की जंप्स ली होंगी, किसी ने अपनी फिंगर्स पे किया होगा। यानी कि आप वो चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने उसके बारे में सोच के मुझे जवाब दे दिया। तो ये जो चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे जैसे आपकी बुक्स एडवांस होती हैं, मैथ की हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, XY की वैल्यूज़ होती हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि XY की वैल्यूज़ कहाँ यूज़ होती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, कि अगर x कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप कोई बर्गर बना रहे हैं, उसमें x जो है बन्स हो सकते हैं, y जो है वो बर्गर का पैटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये x और y की वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है कि पता नहीं इनका यूज़ क्या। एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से हमें उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन का पता नहीं होता। तो जो थर्ड स्टेज है वो है ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें आप जस्टिस को, किसी के साथ सही हुआ है, किसी के साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई है, फेयरनेस है कि नहीं, ह्यूमन राइट्स पूरे हो रहे नहीं, इक्वालिटी है या नहीं, इक्विटी है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप सिचुएशन पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के, लोगों से मेल जोल करके अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे होते नहीं, आपने सिचुएशन नहीं देखी होती, लेकिन आप इमेजिन करके ये गेस कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा या क्या ठीक हुआ है, नहीं हुआ। आपको कोई बात बताई जाए तो आप फ़ौरन अपनी जजमेंट देते हैं ना, कि ये ठीक हुआ, नहीं फेयर हुआ, अनफेयर हुआ, ये ज़्यादती होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी हो सकता था, ये भी एक सूरत हाल पैदा की जा सकती थी। तो ये थर्ड लेवल ऑफ या एडवांस्ड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर अपनी इमेजिनेशन से या अभी तक आपने जो भी मोरल वैल्यू सीखी होती है उसकी बेस पर, क्योंकि अब आप अपना कल्चर भी पढ़ चुके होते हैं, रिलीजन भी पढ़ चुके होते हैं, और आपको इंटरनेशनली भी पता होता है कि क्या लॉज हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप फिर इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि इंसाफ है या नहीं, ठीक है, या फिर फेयरनेस है या नहीं, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, क्लास में किसी को बुली तो नहीं किया जा रहा, या चोरी तो नहीं हो रही, या करप्शन तो नहीं की जा रही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आप अपने जहन में इमेजिन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग है, ये एक तरह से अब आपने अपने कुछ रूल्स बना लिए होते हैं,
ठीक है। जो 13 साल से 18 साल तक की उम्र का जो ड्यूरेशन होती है उसमें बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है मॉरल वैल्यूज़ की, उसके बाद वो अपने अपने प्रिंसिपल्स बना लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है और ये काम नहीं करना। तो वो अपने एक सेट ऑफ रूल्स अपने लाइफ के लिए सेट कर लेते हैं। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है, खुद से तस्लीम करदा अखलाकियात की सतह। तो ये है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।